सुपर स्पाई अजीत डोभाल के इस हुंकार ने दुनिया को सकते में ला दिया। अजीत डोभाल की ये भविष्यवाणी कभी नहीं भूलेगा भारत। बता दिया कितने सालों में दुनिया पर राज करेगा भारत। एनएसए ने बजा दिया भारत की जीत का बिगुल। देखकर दुश्मन देशों में हाहाकार मच जाएगा। भारत के इस फैसले के आगे कमजोर पड़ने लगे चीन और पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद चीन ने भी जताया विरोध। भारत ने ऐसी लात मारी कि सऊदी, ईरान और तुर्की जा गिरा पाकिस्तान। होश ठिकाने आ जाएंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर से, जहां पाकिस्तान का करीबी सहयोगी चीन एक बार फिर से उसके सुर में सुर मिला रहा है। इस बार मामला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से जुड़ा है। दरअसल दोस्तों, भारत ने कथित तौर पर अगले साल जम्मू और कश्मीर में G20 नेताओं की बैठक आयोजित करने की योजना बनाई है। भारत के इस कदम को लेकर चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर आपत्ति जताई। चीन ने G20 के नेताओं की अगले साल होने वाली बैठक जम्मू कश्मीर में आयोजित कराने की भारत सरकार की योजनाओं की खबरों पर बृहस्पतिवार को विरोध जताया और अपने करीबी सहयोगी पाकिस्तान के स्वर में स्वर मिलाया। आपको बता दें कि भारत के इस फैसले और पाकिस्तान ने अगले साल जम्मू कश्मीर में होने जा रही G20 बैठक का विरोध किया है। इस बैठक के बायकॉट के लिए वो G20 के अपने करीबी देश जैसे कि चीन, तुर्की और सऊदी अरब से संपर्क साधने की भी तैयारी कर रहा है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक भारत जम्मू कश्मीर में G20 सम्मेलन के कुछ कार्यक्रमों की मेजबानी करने की योजना बना रहा है। भारत इस साल दिसंबर में G20 देशों की अध्यक्षता का पदभार संभाल लेगा। जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा थिंक टैंक WLVN एनालिसिस ने ट्वीट कर कहा, जम्मू कश्मीर में G20 बैठक का बहिष्कार करने के लिए पाकिस्तान, चीन, तुर्की और सऊदी अरब से संपर्क करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 समूह की अध्यक्षता संभालेगा और 2023 में पहले G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन का संचालन करेगा। G20 देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, अमेरिका और ब्रिटेन है। पाकिस्तान पहले ही इस प्रस्तावित बैठक को खारिज कर चुका है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान इस मामले पर अन्य G20 देशों से भी बात करेगा। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान विशेष रूप से इस मसले पर चीन, तुर्की और सऊदी अरब से संपर्क करेगा। पाकिस्तान भारत की योजनाओं को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य G20 देशों से भी बात करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में मार्च में भारत ने जम्मू कश्मीर में खाड़ी देशों के एक निवेश सम्मेलन की मेजबानी की। UAE और हॉलैंड सहित अलग अलग देशों के उद्यमी और CEO इस सम्मेलन में जुटे थे। 36 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस खाड़ी निवेश सम्मेलन में 27,000 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जहां अजीत डोभाल ने भयंकर हुंकार भरी और कहा कि अब तक सबकी बात सुनते आए हैं, लेकिन अब किसी की नहीं सुनेगा भारत, देंगे मुंह तोड़ जवाब। दोस्तों, समुद्री सुरक्षा की अहमियत का जिक्र करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA अजीत डोभाल ने कहा कि भारत का वक्त आएगा, हमें एक राष्ट्र के तौर पर मजबूत होना होगा। इसमें तटीय और समुद्री सुरक्षा बहुत अहम रोल अदा करेंगे। उन्होंने जमीनी बॉर्डर और समुद्री बॉर्डर को अलग अलग चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले समुद्री सुरक्षा को लेकर काम तो हुआ, लेकिन जितना चैलेंज था उस हिसाब से कोशिशें पूरी नहीं हुई। गौरतलब है कि दिल्ली में मल्टी एजेंसी मैरिटाइम सिक्योरिटी ग्रुप MAMSG की पहली मीटिंग चल रही है। NSA अजीत डोभाल ने इसका उद्घाटन किया। मीटिंग में समुद्री सुरक्षा से जुड़े अहम पॉलिसी मसलों पर चर्चा होगी। अजीत डोभाल ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार इस तरह के संयुक्त प्रयास हुए। स्टेट मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर तेजी से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समुद्री सुरक्षा में भारतीय नौसेना का सपोर्ट बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि समुद्री सुरक्षा की जिम्मेदारी नौसेना के पास है। डोभाल जी ने कहा कि जमीनी बॉर्डर पर ज्यादा फोकस रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ज्यादा लड़ाइयां जमीनी बॉर्डर पर लड़ी गई, बल्कि जमीनी और समुद्री बॉर्डर में बहुत फर्क भी है। जमीनी बॉर्डर की तरह समुद्री बॉर्डर पर तारबाड़ी नहीं की जा सकती। समुद्री बॉर्डर में घुसपैठ को लेकर 0% टॉलरेंस मुमकिन नहीं, इसलिए वहां हमें टेक्नोलॉजी और दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं। NSA ने कहा कि जमीन पर संप्रभुता का कॉन्सेप्ट क्षेत्रीय है, लेकिन समुद्र में संप्रभुता का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। कुछ एरिया पूरे तरीके से हमारी टेरिटरी में होते हैं और पानी में जैसे आगे बढ़ते हैं और EEG यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और इससे आगे जाते हैं, तो वहां अधिकार और जिम्मेदारियां साफ तौर पर निर्धारित होती हैं। जमीनी बॉर्डर पर जो विवाद होते हैं वो द्विपक्षीय होते हैं और दो देश बैठकर बात कर सकते हैं।
जबकि समुद्री बॉर्डर में ये बहुपक्षीय हो जाता है। समुद्र के कानून द्विपक्षीय नहीं है। कोई देश समुद्री डोमेन में अपने मन से फैसले नहीं ले सकता। इसकी प्रक्रिया जटिल है, कुछ हद तक सहमति बनाने की जरूरत होती है। इस तरफ फोकस भले ही कम रहा है, लेकिन इसकी अहमियत और जटिलता कहीं ज्यादा है। स्पेस और समुद्र में ज्यादा खर्च करने की जरूरत। दोस्तों, अजीत डोभाल ने कहा कि हमारे सामरिक इंटरेस्ट हैं और हमारा जियोपॉलिटिकल भी इंटरेस्ट है। भारत के पास यूनिक मैरीटाइम एडवांटेज है। ये हिंद महासागर रीजन का सबसे बड़ा देश है। भारत की सेंट्रल जियोग्राफी बहुत अहम रोल अदा करती है। 1300 से ज्यादा आइलैंड हैं। ग्लोबल ट्रेड रूट हमारे एरिया से होकर गुजरता है। 60 से 65% इंटरनेशनल ट्रेड हिंद महासागर रीजन से गुजरता है। हमारे कुल ट्रेड का 90 से 95% समुद्र के रास्ते से होता है। 7 अहम समुद्री पड़ोसी देश भी हमारे लिए क्रिटिकल फैक्टर हैं। उनकी दिक्कतों से हम पर भी असर पड़ता है और हमारा भी उनके लिए अहम रोल है। उन्होंने कहा कि स्पेस और समुद्र में टेक्नोलॉजी पर ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। जब हम समुद्री खतरे की बात करते हैं तो पायरेसी, ड्रग्स, मानव तस्करी भी एक पहलू है। डोभाल ने कहा कि हिंद महासागर रीजन में भी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बदल रहा है। पहले ये ओशन ऑफ पीस यानी कि शांति का महासागर था, लेकिन अब ये बदल चुका है। अब समुद्र में इंटरनेशनल विरोधी हैं, कंपटीशन है, अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर संघर्ष है। हमारे लिए अहम है कि हम इस स्थिति में अपने इंटरेस्ट को बचाएं। हमारी अपनी समुद्री पड़ोसी देशों को लेकर जिम्मेदारियां भी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि पहले इस दिशा में काम करने के लिए कुछ नहीं किया गया, लेकिन चैलेंज के हिसाब से काम नहीं हुआ। 2001 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कई सुझाव दिए। 26/11 एक बड़ा चैलेंज था, जिसके बाद NMSC बनाने की दिशा में तेजी आई। उन्होंने कहा कि मिलकर काम करने के साथ ही कॉमन SPO बनाने की, कॉमन परिभाषा बनाने की जरूरत है, ताकि ऑपरेशनल पिक्चर को व्यापक तरीके से देख सके। डोभाल ने कहा कि भारत का वक्त आएगा, हमें एक राष्ट्र के तौर पर मजबूत होना होगा। इसमें कोस्टल और समुद्री सुरक्षा बहुत अहम रोल अदा करेंगी। मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप की यह पहली मीटिंग इसलिए अहम है क्योंकि इसमें सभी स्तर पर कोऑर्डिनेशन को लेकर पॉलिसी पर बात होगी। मीटिंग की अध्यक्षता नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर वाइस एडमिरल अशोक कुमार कर रहे हैं, जिन्होंने फरवरी में देश में पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर यानी कि NMSC का चार्ज संभाला। इस ग्रुप में कई केंद्रीय मंत्रालय, एजेंसी और समुद्री मसलों से डील कर रही सिक्योरिटी फोर्स के प्रतिनिधियों के अलावा 13 कोस्टल राज्य और UT के स्टेट मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर सदस्य हैं। मीटिंग में नेवी चीफ भी मौजूद हैं। समुद्री सुरक्षा को लेकर हाई लेवल पर बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए पिछले साल नवंबर में कैबिनेट ने NMSC के पद को मंजूरी दी। 2001 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट में नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम को रिफॉर्म करने की सिफारिश की गई थी। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।